नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है। जुड़ चुके हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है अभय क्लासेस। आज हम बात करेंगे इतिहास की पहली बुक दूसरा अध्याय जिसका नाम है किसान नगर और राजा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है। मैंने यहाँ से वो टॉपिक उठाकर आपके सामने पेश कराया जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मिड टर्म का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन पेपर में हमेशा ये पॉइंट्स आपको ये दिखेंगे, ये टॉपिक्स क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको जरूर दिखेंगे और पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, अपनी अटेंशन को अपने साथ रखना और कॉपी पेन भी अपने साथ रखना। तो ध्यान रखो, जब भी आप मेरे साथ पढ़ते हो तो यूट्यूब का कैप्शंस खोल लेना, उसमें हिंदी के समरीज भी मेरे शब्दों के साथ चलती रहेगी। तो ये काफ़ी आसान है, तकनीक आपको और आसान करती जा रही है पढ़ाई लिखाई को लेकर। दैविक राजा और बाद के साम्राज्य पढ़ते हैं क्योंकि जब भारतीय इतिहास के अंदर कुछ ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने अपने आप को इस तरह से जनता के सामने पेश कराया जैसे कि वो भगवान हैं या फिर दैविक राजा हैं, ताकि जनता के सामने एक ऐसा माहौल बना रहे कि हाँ भाई ये राजा नहीं, ये एक तरह से भगवान ही हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह से अपने आप को पेश कराया जैसे एक भगवान है। तो अपने आप को, अपनी तुलना राजाओं के द्वारा भगवान की तरह पेश करने का यह एक चतुर राजनीतिक दांवपेच माना जाता है, ताकि जनता जो है जनता जो है राजा की बातों को माने और उसको माने ही ना, वो भगवान के आदेश की तरह समझे, ताकि उनके आदेश को मानने का मतलब है भगवान के आदेशों के खिलाफ जाना। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर राजाओं ने अपने आप को इस तरह से पेश करा है जैसे कि वो अपने आप को दैविक बता रहे हैं। दैविक का मतलब वो इस लोक के नहीं हैं, वो दूसरे लोक के हैं, ईश्वर हैं, अपने आप को इस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं और इसमें बताने की कोशिश की जा रही है ऐसे कौन से वंशज हैं, शासक रहे हैं जिन्होंने अपने आप को दैविक राजा के तौर पे पेश किया है। देखो, हेडिंग आपके सामने है दैविक राजा और बाद के साम्राज्य। उन्होंने किस तरह से अपने आप को दैविक राजा के तौर पे पेश करा है और कौन से साम्राज्य थे जिनमें ऐसे राजाओं ने अपने आप को इस तरह से जनता के सामने पेश करा। प्राचीन भारत के शासकों ने अपनी सत्ता को विभिन्न तरीके से स्थापित और मजबूत किया है, यानी अपनी सत्ता, ताकि लोगों तक अपनी शक्ति और अपनी सत्ता स्थापित करना है। तो ये एक इनका तरीका था, ये एक राजनीतिक दांवपेच था जिस तरह से वे जनता के सामने अपनी छवि या अपनी इमेज पेश करना चाहते थे। जैसे उनमें से एक है सातवाहन और दूसरा है गुप्त साम्राज्य। इन शासकों ने व्यापार, धार्मिक संबंध और सामंती व्यवस्था के माध्यम से अपना प्रभुत्व कायम किया है। सामंती व्यवस्था का मतलब क्या होता है बच्चे, अगर आप जानते हो तो कमेंट कीजिए, मैं बता देता हूँ। वैसे सामंती व्यवस्था का मतलब होता है फ्यूडल, जिसे आपने 11th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा होगा। फ्यूडल का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, यानी जमींदारी व्यवस्था, जहाँ पे एक जमींदार एक किसान के पास बहुत अतः जमीन होती है। और ऐसे में एक ऐसा समाज था जहाँ पे सामंती व्यवस्था चलती थी, जमींदारों की चलती थी। तो उस समाज की बात चल रही है, यानी भारतीय इतिहास में सामंती व्यवस्था थी। आपने 11th क्लास के इतिहास में भी सामंती व्यवस्था, फ्रांस के अंदर फ्यूडल सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। सामंती व्यवस्था के माध्यम से अपना प्रभुत्व यानी अपना दबदबा कायम रखा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये इनके दावपेच होते हैं राजाओं के कि किस तरह से जनता के सामने अपनी छवि को पेश करना है, ताकि जनता राजा के छवि को या इमेज को चैलेंज ना कर सके। सातवाहन और शक शासक, ये आपके सामने दिख रहे होंगे। सातवाहन ये वंशज रहे हैं भारतीय धरती पर जिन्होंने अपना दबदबा स्थापित भारत में किया था, भारतीय उपमहाद्वीप में कहा था। जब मैं बात करता हूँ भारतीय उपमहाद्वीप, तो उपमहाद्वीप का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र या एक ऐसी जमीनी भूमि, ऐसा जमीन का टुकड़ा जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप को हम भारतीय उपमहाद्वीप ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके पीछे का मतलब ये है कि वो तीनों तरफ से पानी से घिरी हुई है। अब आगे हम पढ़ते हैं सातवाहन और शक शासक क्या होता है। सातवाहन शक शासक, पहले हम बात करते हैं सातवाहन शासक के बारे में। ये 200 BC, यानी आपको ये ध्यान रखना है ईसा मसीह के 200 साल पहले की बात है। तो 200 BC को इस तरह से इंडिकेट करा जाता है कि भाई ईसा मसीह, यानी जो क्रिश्चियन के भगवान है, अभी उनका जन्म नहीं हुआ, उससे भी 200 साल पहले भारत के अंदर यानी मध्य एशिया और पश्चिमी भारत पर शासन किया। कहाँ पर करा इन्होंने शासन, सातवाहन वंशों ने? मध्य एशिया में, यानी सेंट्रल एशिया में उन्होंने अपना शासन स्थापित करा और साथ साथ भारत पर भी शासन किया। सत्ता में आने के बाद, सत्ता का मतलब होता है शक्ति में आने के बाद, पावर में आने के बाद उच्च सामाजिक दर्जा हासिल करने की कोशिश करी, यानी अपनी स्थिति को समाज के अंदर, अपनी पदवी को समाज के यानी अन्य जनता के सामने महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश करी। किसके बारे में बात चल रही है यहाँ पे? सातवाहन वंश के बारे में,
ठीक है, कहाँ से आए थे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया से यानी मध्य एशिया से, और फिर पश्चिमी भारत पे इन्होंने शासन किया। शक शासक की बात करें तो ये मूलतः मध्य एशियाई मूल के थे। शक शासक की बात करें तो कहाँ से थे, ये मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया के ही मूल से आए थे, यानी सेंट्रल एशिया से आए थे और भारत के पश्चिमोत्तर पश्चिम भाग में शासक बने, यानी पश्चिम और उत्तर। इसे इस तरह से समझिए बच्चे कि यहाँ पे आपको मैं मैप बनाकर दिखाता हूँ। ये काल्पनिक मैप है, ये बोल रहा है पश्चिम और उत्तर। ये पश्चिमी हिस्सा है भारत का और ये है उत्तरी हिस्सा। ये यानी W और N, यानी W का मतलब वेस्टर्न और N का मतलब होता है नॉर्थ, यानी पश्चिमी और उत्तर हिस्से में शक शासकों का एक तरह से यहाँ पे शासन स्थापित हुआ। और अगर हम यहाँ से थोड़ा और आगे चले जाएं तो एशिया के सेंट्रल हिस्से के अंदर, कौन से हिस्से में बच्चे, सेंट्रल हिस्से में आपको शक शासक आते हुए देखेंगे। इतिहास में आपको ऐसा समझने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी यही बता रहा है कि सेंट्रल एशिया के मूल से आए थे। ये कहाँ के मूल के थे, सेंट्रल एशिया से ही इनकी उत्पत्ति हुई थी। और फिर ये कहाँ पर आ गए थे बच्चे, ये आए भारत के अंदर, और भारत के अंदर उन्होंने कहाँ शासन करा था, उत्तरी और पश्चिमी। मैंने एक काल्पनिक मैप बनाकर आपको समझा दिया है। दोनों शासक वंश लंबी दूरी के व्यापार से राजस्व आय जुटाते थे, यानी कहने का मतलब ये दूर दूर के देशों से एक तरह से व्यापारिक संबंध जोड़े रखे थे ताकि उनका व्यापार चले और उनकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत बनी रहे। आर्थिक व्यवस्था मजबूत बनी रहे, यहाँ पे बोल रहा है आर्थिक व्यवस्था मजबूत बनी रहे। और साथ साथ जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो राजनीतिक शक्तियाँ तो अपने आप ही चरमोत्कर्ष पे पहुँच जाएंगी, यानी अपने उच्च स्तर पे पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, जो साम्राज्य आर्थिक तौर पे मजबूत होगा उसकी राजनीतिक शक्तियाँ अपने आप ही ग्रो करेगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप देखोगे सातवाहन वंश हो चाहे शक शासक क्यों ना हो, उनकी ताकत का सबसे बड़ा राज क्या है, उनकी अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था से ही उनकी ताकत यानी राजनीतिक शक्ति बढ़ती है। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम बात करें कुषाण और दैविक राजा का विचार, ये कहाँ से आया, कुषाण और दैविक राजा का विचार, ये ध्यान रखना है आपको। ये आपको दिख रहा होगा इमेज, ठीक है। ये कहाँ से एक तरह से ये लिया गया है कॉन्सेप्ट। तो देखो कुषाण शासक के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। कुषाण शासकों ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व यानी 100 BC में, इसे आप कैसे लिख सकते हो बच्चे, 100 BC में, क्या बच्चे, 100 BC में, 100 BC के अंदर आप देखोगे यानी ईसा मसीह के 100 साल पहले की बात है यहाँ पे। तो हम थोड़ा पीछे और आगे बढ़ते जा रहे हैं इतिहास के अंदर, तो 100 साल BC की तरफ देखते हैं। तो कुषाण और अपने आप को जिस तरह से उन्होंने पेश कराया दैविक राजा के तौर पे, ये समझेंगे। तो 100 साल BC में देखे जाए तो मध्य एशिया से लेकर उत्तरी पश्चिम भारत तक, यानी सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक शासन किया है और अपनी स्थिति को उच्च बनाने के लिए खुद को देवता से जोड़ा है। अच्छा, ये इनका एक तरीका होता था शासकों का, ताकि वह अपने आप को शासक से ज़्यादा भगवान की तरह जोड़कर दिखाएं जनता के सामने, ताकि जनता राजा को भगवान की तरह देखे, जनता राजा के फैसले को देवता के या भगवान के फैसले की तरह देखे। समझ में आ रहा है, ये इनका चतुराई भरा फैसला होता था। और उन्होंने अपनी खुद की मूर्तियाँ बड़ी बड़ी आकार में, है ना, काफ़ी हाइट में बनवाई थी। इसके सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले, जैसे सिक्के और मूर्तियों पर देवतुल्य प्रतिनिधित्व मिले हैं। यानी देवतुल्य का मतलब कि देवता के समान, एक तरह से देवता के समान वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे हमें मूर्तियां मिली हैं। और साथ साथ सिक्के भी मिले हैं। जगह कौन सी है, मथुरा, यानी उत्तर प्रदेश। अफगानिस्तान के अंदर गांधार में चले जाओ तो वहाँ पे अफगानिस्तान में विशाल मूर्तियां मिलेंगी। कुछ शासकों ने खुद को देवपुत्र कहा। क्या कहा, देवपुत्र। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ शासक ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को क्या कहा बच्चे, देवपुत्र कहा। और संभवतः चीन के जो शासक हुआ करते थे वो भी अपने आप को स्वर्गपुत्र कहा करते थे। तो स्वर्ग से ये स्वर्गपुत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत के अंदर भी शासकों के द्वारा अपनाया गया। उन्होंने स्वर्गपुत्र ना कहकर अपने आप को क्या कहलवाना पसंद करा, देवपुत्र, यानी देवता के पुत्र हैं, देवता के बेटे हैं। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ये अपनी छवि किस तरह से आम जनता के सामने पेश कर रहे हैं, ताकि आम जनता जो है साम्राज्य के खिलाफ, शासक के खिलाफ आवाज ना उठा सके। तो गुप्त साम्राज्य और सामंतवाद, ये हम पढ़ते हैं। देखो मैंने अभी समझाया था कि सामंतवाद क्या होता है। देखो सामंतवाद का मान के चलो, भारतीय इतिहास में ना सामंतवाद एक बहुत बड़े समय तक शासन, मतलब बहुत बड़े समय तक रहा है।
और 1857 की क्रांति में भी सामंतवादी यानी जमींदारी व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ने को मौका मिलेगा। और यही नहीं, जब हमने रोमन साम्राज्य पढ़ा था 11वीं क्लास के अंदर, उसमें भी एक पूरा का पूरा लेसन बना हुआ है फ्रांस के अंदर। तो सामंतवाद अपने आप में विश्व इतिहास के अंदर एक प्रमुख स्थान रखता है और भारत के इतिहास में भी सामंतवाद की जड़ें दिखती हैं। सामंतवाद का मतलब होता है जमींदारी व्यवस्था, जहाँ पे बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े किसान जो होते हैं, जिनके पास बहुत अथाह खेती करने लायक ज़मीनें होती हैं और वो उनके अकेले मालिक होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, सामंती। और इसी से एक सामाजिक विचारधारा कायम कर रही थी, जिससे हम कह सकते हैं सामंतवादी विचारधारा। जिस शब्द के पीछे यानी सामंत के पीछे ये शब्द आ गया ना, वाद आ जाए, तो वो अपने आप में विचारधारा बन जाती है। तो एक समाज, भारतीय समाज ऐसा था जो सामंतवाद विचारधारा से प्रभावित था। तो उसी तरह से हम देख रहे हैं गुप्त साम्राज्य में भी सामंतवादी विचारधारा। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा कि गुप्त साम्राज्य क्या पहले सामंतवादी थे। ये आपके सामने बड़ा सवाल है, देखते हैं इसका जवाब। गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी ईस्वी में, अब देखो ये बोल रहा है 4वीं शताब्दी यानी एडी आ गया, यानी ईसा मसीह के 400 साल बाद कौन सा साम्राज्य उभरा, गुप्त साम्राज्य। इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है। 400 एडी के अंदर आपको मिलेगा गुप्त साम्राज्य का उभार दिखता है और सामंतों पर निर्भरता दिखती है। भारतीय इतिहास के अंदर भूमि और स्थानीय संसाधनों पर सामंतों का नियंत्रण होता है, यानी भूमि हो या कोई स्थान हो, जगह हो, उस पर बड़े बड़े जमींदारों का मालिकाना हक होता है। इसे ही सामंतों का नियंत्रण कहा जा रहा है या सामंतों पर निर्भरता कही जा रही है। इससे आपस में लाभ था। देखो, सामंती राजा की सेना में मदद करती थी। सामंत जो होते ना, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, जिनके पास जब बड़े बड़े जमीन के टुकड़े होते थे, उनके पास सेनाएं भी होती थी, बड़े बड़े किले होते थे। किनके पास होते थे, सामंतियों के पास। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सामंती वो लोग जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीन के टुकड़े होते हैं, अथाह ज़मीनें होती हैं, अथाह संपत्ति होती है, और उनके पास खुद की सेनाएं भी होती हैं। समझ में आ रहा है आपको, उनके पास खुद की सेनाएं होती हैं। और राजा किस पे निर्भर करते हैं, फिर बाद में राजा सामंतियों पर निर्भर करते हैं। ये इतिहास में सामंतों की ताकत को दर्शा रहा है कि किस तरह से भारतीय इतिहास के अंदर सामंती व्यवस्था या सामंती लोग किस तरह से राजा को भी अपने ऊपर निर्भर करने के लिए मजबूर करते थे। तो राजा भी सेना लेने के लिए मजबूर था सामंतों से, और इसके बदले में भूमि या विशेषाधिकार पाते थे। तो राजा को अगर वो जमीन देते यानी अपनी सेना देते थे, तो बदले में वो राजा से उम्मीद करते थे वो भूमि ले सके, जमीन ले सकें और उन पर विशेषाधिकार भी पाते थे। तो शक्तिशाली सामंत स्वयं राजा बन जाते थे, यानी जो ताकतवर जमींदार होते थे वो खुद आगे चल के भविष्य में वो क्या बने, राजा बने। ये बड़ी दिलचस्प बात है बच्चों कि सामंत इतने ताकतवर हो जाते थे अपनी सेना के दम पर, अपनी जमीन या संपत्ति के दम पर, या अपने विशेषाधिकारों के दम पर, जिससे वो खुद स्वयं राजा बन जाते थे, जबकि कमजोर राजा बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। ये बड़ी दिलचस्प बात है और ये बड़ी ही इंटरेस्टेड बात है। ये 1857 की क्रांति पढ़ोगे तब हम इस बात समझेंगे कि भाई 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के द्वारा जमींदार व्यवस्था की यानी सामंती व्यवस्था को कमज़ोर किया गया, जिससे चिढ़कर सामंतियों ने किसके खिलाफ या किसके विद्रोह में आवाज़ उठाई थी, अंग्रेजों के खिलाफ। क्योंकि अंग्रेजों का ये मानना था, मैं 1857 इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि रेफरेंस मिलेगा, आपको समझना चाहिए कि सामंती कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। इतिहास में इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा या भूमिका रही है, रोल निभाया है भारतीय इतिहास में। राजा लोग भी सामंतियों के निर्भर थे, उनकी सेनाओं पर निर्भर थे, और सामंती आगे चल के भविष्य में राजा भी बने। तो एक बहुत बड़ी तोप रह चुके हैं सामंती लोग। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ रह चुकी है। तो इतिहास से लेके भविष्य, जब 1857 का भविष्य जाता है सामंतियों का, तो आप देखोगे कि अंग्रेजों ने सामंतवाद की यानी जो जमींदार लोग थे उनकी शक्ति कमज़ोर करने की कोशिश करी थी, और फिर उससे चिढ़कर सामंतियों ने, जमींदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोह छेड़ दिया था। तो जब हम वो लेसन पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि सामंती एकदम से टपक के नहीं आए हैं, उनका इतिहास रहा है, वो ताकतवर रहे हैं भारतीय समाज के अंदर इतिहास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। कितनी अच्छी ये PDF मैंने बनाई है ताकि आपको ये PDF अपने साथ जोड़े रखे। उपहार लाने की परंपरा थी। देखो क्या था, हमारे देश में गिफ्ट लेने की आज भी इतनी
एक अहम जगह है जितना पहले इतिहास में थी। और राजा लोग तो वैसे भी गिफ्ट लेना पसंद करते थे, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि जब अंग्रेज लोग जब भारत में आए थे तो उनको भी गिफ्ट दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा जहांगीर को, यानी जहांगीर का शासनकाल चल रहा था मुगलों के समय में, तो उन्होंने गिफ्ट लिया और उसके गिफ्ट के बदले में अंग्रेजों को कुछ राज्य दे दिए शासन कर बिजनेस करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास ही क्यों ना हो, आज भी हम गिफ्ट लेने में कतराते नहीं हैं, हमें गिफ्ट पसंद हैं, उपहार लेना बहुत सबको पसंद होता है। तो राजा लोगों को भी यही पसंद होता था कि उपहार लाने की परंपरा क्या रही है। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि विजयी राजा के पास पराजित लोग नाचते गाते हुए आते थे। क्या बोल रहा है यहाँ पे, विजयी राजा के पास पराजित यानी हारे हुए लोग नाचते गाते हुए आते थे और उनको उपहार लाते थे। यानी जो हारे हुए लोग हैं, जिस राजा से सामने वाली सेना हारी है, वो सेना या फिर वहाँ की जो प्रजा है वो नाचते गाते राजा को गिफ्ट देते थे, ट्रिब्यूट देते थे एक तरह से उनकी जीत का। तो ये एक तरीका था गिफ्ट देने का और लेने का। उपहार में शामिल क्या क्या था, हाथी दांत हुआ करते थे। क्या बच्चे यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाथी दांत हो गए, लकड़ी हो गई, मधु हो गई, मसाले हो गए, फल, नारियल, गन्ना, जड़ी बूटी, जानवर, तोते, बाघ के बच्चे, मोर आदि, ये सब उपहार में शामिल होते थे। उपहारों का उपयोग किस तरह से किया जाता था, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब ये उपहार आ गए राजा के पास तो उन उपहारों का करता क्या था। उपहार दरबार की शान दिखाने के लिए, दरबार की शान दिखाने के लिए उपयोग किया जाता था, क्योंकि जो बड़ी कीमती चीज़ें होती थी वो दरबार में लगा दी जाती थी कोने कोने में, है ना। समझ लो जैसे किसी ने झालर दिया, कोई किसी ने काफ़ी कीमती मूर्ति दी, तो ये राज दरबार की शान और शौकत बढ़ाने के लिए होता था। सैनिक और अनुयायियों को बांटने के लिए होता था, राजा दिखा सके देखो मेरे पास उपहार आया है और मैं अपने उपहारों को सैनिकों को बांटूंगा और उनके जो शिष्य हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, जो अनुयायी हैं, उनको बांटेंगे राजा लोग। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में बांटने के लिए उपयोग किया जाता था। ये इम्पॉर्टेंट है कि किन तरह से उपहारों का प्रयोग किया करते थे राजा लोग। तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए, फिर से बोल रहा हूँ मैं। और यहाँ पे आ रहा है गुप्त साम्राज्य का इतिहास कैसे रहा है। गुप्त साम्राज्य का इतिहास काफ़ी इंटरेस्टेड है और आपने एक नाम जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो आप मेरी वीडियो के थ्रू समझ लेना, सुन लेना। यहाँ पे एक नाम आएगा हरिसेन और राजा का नाम आएगा समुद्रगुप्त। हरिसेन जो है राज दरबारी है, राजकवि है और उसने अपने राजा, अपने स्वामी के प्रशंसा में एक प्रशस्ति लिखी। प्रशस्ति शब्द का मतलब होता है कि प्रशंसा में लिखी गई कुछ चीज़ें, ठीक है। आप कह सकते हो कि भाई राजा को खुश करने के लिए प्रशंसा में कुछ लिख दिया गया है राज दरबार के कवि ने। अच्छा, इसे कुछ इस तरह से समझ लो, राज कवि को अपनी गर्दन बचानी है तो उसे राजा की काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं बड़ा चढ़ा कर लिखना पड़ेगा, उसे ऐसी प्रशंसा लिखनी पड़ेगी कि राजा देखते या उसको सुन के बड़ा खुश हो जाए। तो ऐसी ही प्रशस्तियाँ लिखी गई थी गुप्त शासकों के। स्रोत की जानकारी के हिस्सों में इससे पता चलता है। तो गुप्त शासकों के इतिहास का स्रोत में आपको दिखेगा सिक्के, यहाँ से पता चलते हैं, अभिलेख पता चलते हैं। सिक्के, अभिलेख यानी जो चीज़ लिखी हुई है, डॉक्यूमेंट्स में पाई गई हैं, है ना, लिखित चीज़ें। साहित्य यानी कवियाँ और विद्वानों द्वारा लिखित चीज़ें, यानी कविताएँ पाई गई हैं साहित्य के अंदर। कवि अपने शासकों की प्रशंसा में क्या लिखते थे बेटा, प्रशस्ति लिखते थे। इस बार को मैं जोर दे के बात करूंगा कि आपको प्रशस्ति शब्द को ध्यान रखना है और प्रशस्ति को यानी प्रशंसा से जोड़ना है। और ये प्रशंसा जो है गुप्त साम्राज्य में की जा रही है, जिसे प्रशस्ति कहा जा रहा है, और ये अपने राजा के लिए इस्तेमाल की जाती थी प्रशस्तियाँ। उदाहरण के तौर पर प्रयाग प्रशस्ति, आज देखो प्रयागराज आज के टाइम में दिख रहा है आपको, ये पहले कभी इलाहाबाद हुआ करता था और सबसे पहले ये प्रयाग नाम हुआ करता था, ठीक है। ये कब की बात चल रही, गुप्त साम्राज्य के बाद की, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल की बात चल रही है। उदाहरण के तौर पे प्रयाग प्रशस्ति जो है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख यानी संस्कृत में कवि हरिसेन द्वारा लिखी गई है और समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई है। मैं जरूर कहूँगा कि इस कवि का नाम ध्यान रखें, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और ध्यान रखो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो हमेशा पूछी ही जाएगी, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि बच्चों ये काफ़ी सालों से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, एक नंबर में क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाता है। और जब हम बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो यहाँ से 6 नंबर से लेकर 8 नंबर के क्वेश्चंस भी यहाँ से क्लियर होते दिखेंगे। तो ये जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ये अपने आप में क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये प्रशस्ति एक स्तंभ है,
ये स्तंभ दिख रहा होगा और यहाँ पे राजा की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्ति है। ये पहले कभी प्रयाग प्रशस्ति हुआ करती थी। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो आज के लिए हम इतना ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े पॉइंट्स को ऐसे ही कवर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम कवर कर सकें। लॉन्ग वीडियो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। मैंने पिछली वीडियो को देखा है, नोट करा है कि ज़्यादा बच्चे इंगेज नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ आप मेरे से जुड़िए, थोड़ा कोशिश कीजिए। मेरे को पता है मैं नया हूँ इस YouTube जर्नी के अंदर, परंतु बड़ा मज़ा आएगा मेरे साथ जुड़ने के बाद। आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत आराम से समझने को मिलेगा। तो आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्ति की ओर ले जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।